Hello everyone, welcome to the lecture series of Design and Analysis of Algorithms. In today's video, we will learn how to analyze space complexity of different types of algorithms. So let's begin. Now, space complexity का मतलब होता है amount of memory which is used by the algorithm to execute and produce the result. Now, space complexity हमारी दो टाइप्स की होती है, auxiliary space and input space. ऑक्सिलरी स्पेस का मतलब होता है किसी भी इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए हमें कितनी स्पेस की रिक्वायरमेंट है, वो उसकी ऑक्सिलरी स्पेस होती है. नाउ ऑक्सिलरी स्पेस फर्दर दो टाइप्स की होती है, विच इज कोड एग्जीक्यूशन स्पेस एंड द डेटा स्पेस. कोड एग्जीक्यूशन स्पेस या इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन स्पेस का तो मतलब हो गया इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए हमें कितनी स्पेस की रिक्वायरमेंट है. डेटा स्पेस का मतलब है जो भी डेटा हम उस एल्गोरिथम के अंदर क्रिएट कर रहे हैं उसके लिए हमें कितनी स्पेस की रिक्वायरमेंट है, दैट इज योर डेटा स्पेस. एंड द सेकेंड टाइप ऑफ स्पेस इज द इनपुट स्पेस. इनपुट स्पेस का मतलब है स्पेस रिक्वायर्ड टू स्टोर द आर्ग्यूमेंट्स. जो भी इनपुट वेरिएबल्स हैं, चाहे हम कोई एरे क्रिएट कर रहे हैं, इनके लिए हमें कितनी स्पेस की रिक्वायरमेंट है, दैट इज योर इनपुट स्पेस. Now mainly there are three types of algorithms: sequential algorithms, iterative algorithms and recursive algorithms. हम डिटेल में देख चुके हैं कि ये तीनों algorithms में क्या डिफरेंस होता है in our previous video. The link is attached in the description box. You can refer the previous video for detailed description of the three types of algorithms. तो एक एक करके हम देखते हैं कि sequential algorithms में हमारी space complexity क्या होती है. Sequential algorithms हमें पता है किस टाइप के algorithms होते हैं जिनमें कोई loops नहीं होते, जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं वो वन आफ्टर द अदर एग्जीक्यूट करती हैं. तो अब चाहे हमारी कोई भी एल्गोरिथम हो, चाहे सीक्वेंशियल हो, चाहे आइटरेटिव हो या चाहे रिकर्सिव हो, जो भी हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी एल्गोरिथम की, वो सिर्फ ऑक्सिलरी स्पेस पे डिपेंड करती है. इट डज नॉट डिपेंड ऑन द इनपुट स्पेस. तो जो इनपुट स्पेस है हम मेंशन कर देंगे कि हर एक एल्गोरिथम की इनपुट स्पेस क्या है, बट ओवरऑल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी किसी भी एल्गोरिथम की सिर्फ उसकी ऑक्सिलरी स्पेस पे डिपेंड करती है, दैट इज कोड एग्जीक्यूशन स्पेस एंड द डेटा स्पेस एज वी हैव सीन हियर. तो लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस. नाउ सीक्वेंशियल एल्गोरिथम्स के केस में क्या होता है, जो हमारी डेटा स्पेस होगी दैट इज कांस्टेंट. जो भी हमारा डेटा है, अगर हम कुछ क्रिएट भी करते हैं, चाहे हम कोई इनपुट इंट वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं या हम कोई फ्लोट वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं इनसाइड आर एल्गोरिथम, किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने की जो स्पेस है दैट इज कांस्टेंट. तो डेटा स्पेस क्या होगी फॉर सीक्वेंशियल एल्गोरिथम, इट इज कांस्टेंट ओनली, राइट. सो एंड कोड एग्जीक्यूशन स्पेस जो हमारी एल्गोरिथम की होगी सीक्वेंशियल की, वो तब वेरी करती है जब हमें कुछ एक्स्ट्रा स्पेस की रिक्वायरमेंट हो, जैसे अगर हमें कोई स्टैक की रिक्वायरमेंट होती है. बट सीक्वेंशियल एल्गोरिथम्स के केस में हम कुछ भी ऐसा क्रिएट नहीं करते, सो कोड एग्जीक्यूशन स्पेस इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट. सो कोड एग्जीक्यूशन स्पेस फॉर सीक्वेंशियल एल्गोरिथम, any type of sequential algorithm is also constant. So that means the overall space complexity of sequential algorithm is constant. We next come to the iterative algorithms. Now iterative algorithms के केस में क्या होगा, इनपुट स्पेस क्या होती है किसी भी एल्गोरिथम की, जो भी हम उस एल्गोरिथम को एज अ पैरामीटर पास करेंगे. तो अगर हम एल्गोरिथम को कोई एरे पास कर रहे हैं तो एरे का जो साइज होगा दैट विल बी द इनपुट स्पेस, और जो भी डेटा हम एल्गोरिथम के अंदर क्रिएट करेंगे दैट विल बी योर डेटा स्पेस. सो अगर हमें ये एल्गोरिथम गिवन है, सो लेट्स अंडरस्टैंड कि इसकी तीनों टाइप की स्पेस की क्या कॉम्प्लेक्सिटी होगी. फर्स्ट इज इनपुट स्पेस, second is data space and third is code execution space. Now input space क्या होगी, जो हम इसको पैरामीटर पास कर रहे हैं, हम एरे पास कर रहे हैं which is of size n, so input space of this is theta n. डेटा स्पेस क्या होगी, जो हम वेरिएबल्स क्रिएट कर रहे हैं इनसाइड एन एल्गोरिथम. तो हम सिर्फ एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं विच इज दिस आई वेरिएबल, जो है इंटीजर टाइप का, और इंटीजर की स्पेस कितनी होती है, 2 बाइट्स, राइट. सो डेटा स्पेस भी क्या हो गई, कांस्टेंट.
एंड कोड एग्जीक्यूशन स्पेस क्या हुई एल्गोरिथम के लिए, वो सिर्फ तब वेरी करेगी जब हमें बिसाइड्स द स्पेस हमें कोई एक्स्ट्रा स्पेस की रिक्वायरमेंट हो इन टर्म्स ऑफ स्टैक। तो आइटरेटिव एल्गोरिथम के लिए हमें कोई एक्स्ट्रा स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, सो दिस इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट। सो ओवरऑल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी किन दो पे डिपेंड करता है, डेटा स्पेस और कोड एग्जीक्यूशन स्पेस। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस एल्गोरिथम इज θ1। Let's take another example. Suppose हमारे पास ये एल्गोरिथम गिवन है, इनपुट स्पेस क्या हुई इसकी, हम अगेन एक एरे पास कर रहे हैं विच इज ऑफ साइज n, तो इनपुट स्पेस इज θn। नाउ अब हम दो एरेज क्रिएट कर रहे हैं, एक बी एरे विच इज ऑफ साइज c विच इज ऑफ साइज n, एक सी एरे विच इज ऑफ साइज n, और एक हम वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं आई वेरिएबल विच ऑक्यूपाई 2 बाइट्स, राइट। तो डेटा स्पेस कितनी हो गई हमारी, दैट इज ऑल्सो θn, क्योंकि हम जो साइज एरे का क्रिएट कर रहे हैं इट इज ऑफ साइज n। नाउ कोड एग्जीक्यूशन स्पेस क्या हुई, कोड एग्जीक्यूशन स्पेस इज अगेन कांस्टेंट। So overall space complexity for this algorithm will depend on data space and code execution space. So overall space complexity is θn. Let's take this example now. Again input space कितनी हुई, θn, data space कितनी हुई, अब यहाँ पे हम एक 2 डायमेंशनल एरे क्रिएट कर रहे हैं, राइट। सो 2 डायमेंशनल एरे क्रिएट कर रहे हैं विच इज ऑफ साइज n इंटू n, तो डेटा स्पेस की कितनी रिक्वायरमेंट है, θn²। एंड अगेन कोड एग्जीक्यूशन स्पेस इज कांस्टेंट। सो ओवरऑल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस इज θn²। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। Now let's come to recursive algorithms. Recursive algorithms में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि how to build the recurrence relation for recursive algorithms. So let's understand now what will be the space complexity. So अगर हम इसका input space देखें तो हम सिर्फ एक वेरिएबल पास कर रहे हैं which is of integer type, और integer कितनी स्पेस यूज करता है, 2 बाइट्स। तो इनपुट स्पेस क्या हो गई इसके लिए, कांस्टेंट, दैट इज θ1। डेटा स्पेस क्या हो गई, हम कोई भी कुछ भी वेरिएबल क्रिएट नहीं कर रहे या कुछ भी डेटा क्रिएट नहीं कर रहे इनसाइड आर लूप, राइट, विच इज आर फंक्शन f, हम कोई भी वेरिएबल क्रिएट नहीं कर रहे। सो डेटा स्पेस क्या हो गई, दिस इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट। नाउ कमिंग टू कोड एग्जीक्यूशन स्पेस। नाउ क्योंकि ये रिकर्सिव एल्गोरिथम्स हैं, रिकर्सिव एल्गोरिथम्स में हमें पता है रिकर्सिव कॉल्स होती हैं, राइट, और कोई भी रिकर्सिव कॉल जो होगी वो कहाँ पे जाके स्टोर होती है, ऑन द स्टैक। तो अगर सपोज मैंने n की वैल्यू ली यहाँ पे 5, तो हमारी कितनी रिकर्सिव कॉल्स होंगी, सबसे पहले ये कॉल करेगा फॉर f ऑफ 4। तो जब n की वैल्यू 5 है हमारी पहली रिकर्सिव कॉल हुई f ऑफ 4। जब n की वैल्यू 4 हुई दूसरी रिकर्सिव कॉल हुई f ऑफ 3। जब n की वैल्यू 3 हुई नेक्स्ट रिकर्सिव कॉल f ऑफ 2। जब n की वैल्यू 2 हुई नेक्स्ट रिकर्सिव कॉल f ऑफ 1। एंड जब n की वैल्यू 1 हुई देन इट विल रिटर्न 1, राइट। सो बेसिकली हमारे स्टैक के कितने सेल्स ऑक्यूपाई हो रहे हैं, 5 सेल्स। तो जब n की वैल्यू 5 है तो हमारे स्टैक के 5 सेल्स जो है वो ऑक्यूपाई हो रहे हैं। तो अगर n की वैल्यू चाहे कोई भी डिफरेंट नंबर हो उतने सेल्स हमें चाहिए होंगे टू स्टोर द रिकर्सिव कॉल्स। तो कोड एग्जीक्यूशन स्पेस क्या हुई इस केस में, θn। तो नाउ ओवरऑल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड करती है कोड एग्जीक्यूशन स्पेस पे एंड डेटा स्पेस पे। तो θn प्लस θ1 दोनों में से डोमिनेंट इज θn। सो दिस इज द ओवरऑल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस रिकर्सिव एल्गोरिथम। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। सपोज हमें ये रिकर्सिव फंक्शन गिवन है। नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। फर्स्ट कम्स द इनपुट स्पेस। इनपुट स्पेस कितनी हुई, कांस्टेंट। हम सिर्फ एक n वेरिएबल पास कर रहे हैं टू आवर फंक्शन। डेटा स्पेस कोई भी डेटा वेरिएबल हम क्रिएट नहीं कर रहे हैं इनसाइड द फंक्शन।
तो अगेन दिस इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट. नाउ कम्स अ कोड एग्जीक्यूशन स्पेस जो डिपेंड करता है कि कितनी बारी हम रिकर्सिव कॉल्स जो है वो सेंड कर रहे हैं. सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. सपोज हम n की वैल्यू लेते हैं 32. अगर मैंने n की वैल्यू 32 ली तो सबसे पहले कॉल किसके लिए जाएगी? जब हमने n की वैल्यू 32 ली सबसे पहले कॉल गई f of 32 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज f of 16, राइट. नेक्स्ट कॉल किसके लिए गई? जब n की वैल्यू 16 गई तो हमारी नेक्स्ट रिकर्सिव कॉल गई f of 8. जब हमारी n की वैल्यू 8 हुई तो नेक्स्ट रिकर्सिव कॉल गई f of 4. जब n की वैल्यू 4 हुई तो नेक्स्ट रिकर्सिव कॉल गई f of 2. और जब n की वैल्यू 2 हुई रिटर्न 2, राइट. 2 डिवाइडेड बाई 2 इज लेस देन और इक्वल टू 1, सो इट विल रिटर्न द वैल्यू ऑफ n. सो इस केस में हमें स्टैक के कितने सेल्स ऑक्यूपाई हो रहे हैं? 5 सेल्स, राइट. सो जब n की वैल्यू हमारी 32 है हमें 5 सेल्स जो है वो स्टैक के ऑक्यूपाई हो रहे हैं, 5 सेल्स. नाउ कैन वी राइट दिस 32 एज, अगर हम लिखें कि अगर we can express 32 as 2 to the power 5, right. So this will come out to be as 5. When we solve this will be 5 log 2 upon log 2. So this is overall equal to 5, right. So जो भी हमारी n की वैल्यू है, कैन वी से अगर हमारी n की वैल्यू जब 32 थी तो हमें 5 सेल्स की रिक्वायरमेंट थी, राइट. सो कैन वी से कि अगर हमारे n की वैल्यू कुछ भी वेरिएबल है, लेट्स से n, तो हमें इतने सेल्स की रिक्वायरमेंट होगी, राइट. लेट्स से अगर n की वैल्यू है हमारी 64 तो हमें कितने सेल्स की रिक्वायरमेंट है? log 2 64 which is log 2 2 to the power 6, so this comes out to be 6. अगर हम n की वैल्यू यहाँ पे 64 ले लेते तो एक सेल और ऐड हो जाएगा, राइट. So whatever be the value of n, this is the space that is required. So code execution space is log 2 base n. दोनों में से डोमिनेंट कौन सा है? डेटा स्पेस एंड कोड एग्जीक्यूशन स्पेस में से कोड एग्जीक्यूशन स्पेस जो है वो डोमिनेंट है. सो द ओवरऑल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस टाइप ऑफ एल्गोरिथम इज थीटा log base 2 n, right. Let's take another example. Now in our previous example, one thing to notice over here is जहाँ पे हम ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं हम दो बार ही कर रहे हैं. पहले f of n by 2 करा, फिर दोबारा f of n by 2 करा, क्योंकि हम स्पेस जो है वो ऑलरेडी एलोकेट कर चुके हैं एक f of n by 2 को. तो जब एक f of n by 2 एग्जीक्यूट हो जाएगा वो वाली स्पेस फ्री हो जाएगी, तो ये नेक्स्ट f of n by 2 जो है वो फ्रीड वाली स्पेस को यूज़ कर लेगा. तो हमें अलग से इसके लिए स्पेस देने की रिक्वायरमेंट नहीं है. ऐसा नहीं होगा कि हम इसको भी log n स्पेस लेंगे और इसके लिए भी log n स्पेस लेंगे. जो ये स्पेस फ्री करेगा वही स्पेस जो है ये दूसरा वाला जो है वो यूज़ कर लेगा. So no need to allocate space for another f of n by 2 over here. So the overall space complexity for this type of algorithm is log base 2 n. Let's take another example. Now let's see what is the space complexity for this algorithm. First comes the input space. Input space कितनी है? theta 1. Then comes data space. Data space भी हम सिर्फ एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे, that is I, right? And that takes 2 bytes of space. Again data space is constant, that is 1. Now coming to code execution space. Code execution space हम ऑलरेडी देख चुके हैं प्रीवियस एग्जाम्पल पे. हम यहाँ पे f of n-1 कॉल कर रहे हैं, राइट. सो अगर हम n की वैल्यू 5 लें तो कितने सेल्स की हमें रिक्वायरमेंट है? n सेल्स की, राइट. सो बिफोर कैलकुलेटिंग द कोड एग्जीक्यूशन स्पेस लेट्स ऑल्सो सी व्हाट विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस. हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि अगर हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करनी है रिकर्सिव एल्गोरिथम के लिए तो हम उसके लिए रिकर्सिव फंक्शन लिखेंगे, हम उसके लिए उसका रिकरेंस रिलेशन लिखेंगे. सो
द रिकरेंस रिलेशन फॉर दिस विल बी, हम कॉल कर रहे हैं टी ऑफ n माइनस 1 को, एंड ये जो एल्स में जो फॉर लूप है ये कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, i इक्वल्स टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू n एंड i इक्वल्स टू i प्लस 10। अगर मैंने n की वैल्यू एज 100 ली तो कितनी बारी हमारा फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा, पहले 1 के लिए, i में 10 ऐड कर दिया 11 के लिए, अगेन 10 ऐड कर दिया 21 के लिए, 31 के लिए, 41 के लिए, 51, 61, 71, 81, 91, राइट। अगर n की वैल्यू 100 है तो ये 10 टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट। सो ओवरऑल n की अगर कोई भी वैल्यू होती है तो कितनी बार ये एग्जीक्यूट हो रहा है, n बाई 10th टाइम, राइट। सो उतना ही टाइम लगेगा इसको एग्जीक्यूट करवाने में। एंड अगर हम बेस फंक्शन के लिए लिखें तो t ऑफ 1 के लिए 1 ही रिटर्न कर रहा है। सो दिस इज द रिकरेंस रिलेशन फॉर दिस, एंड वी कैन सॉल्व दिस रिकरेंस रिलेशन टू फाइंड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू भी क्या है 1 है, k की वैल्यू भी क्या है 1 है, एंड इन दैट केस द कॉम्प्लेक्सिटी इज थीटा n टू द पावर k प्लस 1, that is theta n square as per the Master's rule. So this is the time complexity for this recursive algorithm. Now coming to code execution space, हम already previous example में देख चुके हैं, अगर जो भी n की वैल्यू होगी अगर हम उसे n माइनस 1 वाले रिकर्सिव कॉल सेंड करें, in that case code execution space is theta n. So the code execution space for this is also is theta n. दोनों में से dominant कौन सा है, code execution space, so the overall space complexity is theta n. Let's take another example. Now for this, what will be the space complexity? Input space and data space तो क्या है, constant है, input space is equals to data space is equals to constant. Coming to code execution space, वो depend करता है कि हम कितनी बारी stack पे recursive calls को send कर रहे हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, सपोज अगर मैंने n की वैल्यू को 64 लिया तो हमारी कितने रिकर्सिव कॉल जाएंगी स्टैक पे, पहले 64 के लिए पहली रिकर्सिव कॉल गई फॉर f ऑफ 16, देन 16 के लिए नेक्स्ट रिकर्सिव कॉल गई एज f ऑफ 4, देन 4 के लिए नेक्स्ट रिकर्सिव कॉल गई एज f ऑफ 1, राइट, एंड देन इट विल रिटर्न द वैल्यू। तो जब हमारी n की वैल्यू 64 है तो हमें इसके लिए 3 सेल्स की रिक्वायरमेंट है, राइट। सो कैन वी से, अगर हम इसको एक्सप्रेस करें एज log base 464, दिस विल कम आउट टू बी एज log 4 with the power 3, this will come out to be 3, right. So can we say the code execution space for this algorithm is log base 4n, राइट। अगर इंस्टेड ऑफ n बाई 4 यहाँ पे n बाई 3 होता तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाती, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, इट विल बी log 3n ओवर हेयर, राइट। सो जैसे हम रिकर्सिव कॉल्स को कॉल कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये जो लॉग है इसका जो बेस है वो डिसाइड होगा। ना दोनों में से डोमिनेंट टर्म डेटा स्पेस और कोड एग्जीक्यूशन स्पेस में लॉग वाली टर्म है, सो दिस इज द ओवरऑल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस एल्गोरिथम। So this is how we calculate space complexity in different types of algorithms, that is sequential, iterative and recursive. If you like the video, then do like and share my video and subscribe my channel. Thank you.